तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फिर से हम लोग आ गए हैं JCC CGL सचिवालय हिंदी की पाठशाला में, आपका स्वागत है। तो आज हम लोग का छठा सेट होने वाला, 5 सेट हो चुका है, जिसमें आप लोग हिंदी के जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर 2 के लिए, JCC सचिवालय के लिए, वो करेंगे। लगभग डेली 100 क्वेश्चंस करते हैं। तो इससे पहले हम लोग 500 क्वेश्चन हो चुका है 5 सेटों में। तो ये छठा सेट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। आप लोग क्या करना है, जो नहीं देखे हैं वो शिवम क्लासेस धनबाद PDF के लिए शिवम क्लासेस धनबाद ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ पे फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना है, JCC CGL मटेरियल में जाना है, वहाँ पे जा करके आप लोग PDF 5 दिन का डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यूट्यूब पे ऐसा कहीं क्लास नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो क्लास है आपका यहाँ पे, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। रसात्मक शब्दार्थ मतलब ऐसे शब्दार्थ जो रस भरे हो, है ना, उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। किसका कथन, ये कथन जो बोला है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है, किसने बोला है? देखो पहले कुछ चीज़, बहुत सारे इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए, उसको याद करने का हम लोग बताए थे कि लिंक से याद करेंगे। तो रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है, इसका आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, किसका कथन, ये डॉक्टर नागेंद्र, है ना। डॉक्टर नागेंद्र बोलते हैं रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य, रस, है ना। तो रस देखिए, ठीक है, याद रखना है, ऐसे याद रखेंगे। डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, भाई आपको कमजोरी हो गया तो रस का सेवन करो। तो रस से रसात्मक शब्दार्थ, ये लिंक लगाओ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ आपका अगर लिंक से छट जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखो अब लोग याद करने बैठे हो तो बहुत सारी चीज़ कन्फ्यूज़न होता है, लिंक रहेगा तो कन्फ्यूज़न को भी दूर आसानी से कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संख्या किसने दी है? नागेंद्र ने। किसने दी है? नागेंद्र। तो यहाँ पे नागेंद्र 2 का आंसर है। रसात्मक शब्दार्थी काव्य है, ये भी नागेंद्र ने कहा है। और भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी किसने कहा है? नागेंद्र ने बोला। किसने बोला है? नागेंद्र ने बोला है। 2 का B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नरेंद्र को किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो डॉक्टर नरेंद्र आलोचनात्मक, है ना, आलोचनात्मक करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की रचना है उसके बारे में आलोचक की है। तो एक आलोचक थे, तो 21 क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त है इनको, आलोचना के क्षेत्र में, ठीक है। बहुत सारे आलोचक हैं, नागेंद्र हैं आपका, फिर आपका नागेंद्र है, प्लेटो है, ये सब भी आलोचक है। तो नागेंद्र को किस क्षेत्र में प्रसिद्धि है? ये है आपके आलोचना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्यों को, किसके बारे में? अब आचार्य, देखिए 2 लोग बहुत फेमस है, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और एक नागेंद्र। यही दोनों का स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में लगभग पूछा ही जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्यों के रहस्यवाद को इनमें से किस प्रकार माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्यों के रहस्यवाद को इनमें से किस प्रकार माना है? तो साधनात्मक, है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्यों, संत का मतलब वैसा काव्य जो संत के द्वारा, और संत लोग क्या करते हैं? साधना करते हैं। संत लोग क्या करते हैं? साधना, है ना, रहस्य के साथ, है ना। तो संत लोग का रहस्य क्या है? वो साधना करते हैं। तो ऐसे याद रखें कि इनमें से किस प्रकार माना है? साधनात्मक माना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों के रहस्यवाद को इनमें से किस पर, सूफी वाला, तो सूफी को क्या माना है? तो यही रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों के देखिए संत काव्यों के रहस्य को क्या माना? साधनात्मक। कैसे याद किया? संत लोग साधना में नील रहते हैं। अब यहाँ सूफी लोग, सूफी कवियों, तो सूफी कवियों क्या, बहुत ऐसे याद करेंगे हम लोग इसका, सूफी कवि। तो सूफी लोग क्या है? भावनात्मक होता है। सूफी का भाव बड़ा अच्छा होता है ना, भाव से भरे होते हैं। सूफी लोग क्या होते हैं? भाव से भरे होते हैं, ऐसे याद रखेंगे। सूफी लोग भावनात्मक होते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर की बड़ी भारी विशेषता, सूर मतलब कौन? सूरदास की बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। सूर की बड़ी भारी विशेषता क्या है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना। यह उक्ति सूर की काव्य कला के संदर्भ में किसकी है? तो यह उक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मतलब आचार्य रामचंद्र जो है शुक्ल सूर के बारे में बोलते हैं कि उनकी बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना, ठीक है। यह उक्ति सूर की काव्य कला में संदर्भ है, किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सूर का संबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल से भी है, तो ऐसा आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कैसे याद करेंगे? चुटकियों में, इसको चुटकी बजा कर याद करेंगे हम लोग को बहुत स्टेटमेंट से इतना 3-5 से मतलब है नहीं, सीधा लिंक बैठाएंगे। क्वेश्चन देखो, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत सेम एज इट इज़ आएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चेंज होने वाला नहीं है।
कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में ये उक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मलिक मोहम्मद जायसी के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई परोक्ष सत्ता का आभास दिया। तो ये बहुत सारे स्टेटमेंट आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मिलेंगे। ठीक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन क्या है अगला, 8वां नंबर क्वेश्चन। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पंथिक तथा जबदानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। घनानंद के विषय में यह उक्ति किसके बारे में? देखो, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में अभी इससे पहले पढ़ा था रामचंद्र शुक्ल। अब किसके है? घनानंद के विषय में यह उक्ति किसकी है? तो यह भी उक्ति आपका होना चाहिए, हमको लगता है आचार्य रामचंद्र शुक्ला ही है। देखो सही बात है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ला। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला दो लोगों के बारे में बोलते हैं। एक किसके बारे में उक्ति दिया गया है? एक आपका अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बारे में था, देखो यहाँ पे घनानंद के बारे में, और एक मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और एक किसके बारे में? सूर के बारे में। किसके बारे में? सूरदास के बारे में। सूरदास, घनानंद और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में संदर्भ में किसकी उक्ति है? ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 11 वर्ष का सपना कहानी का लेखक का नाम क्या है? कहानी के लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऐसे याद रखिए, 11 वर्ष का सपना आचार्य राम भगवान, तो रामचंद्र जी 11 वर्ष के लिए वनवास में गए थे और ये देख रहे थे कि कैसा सपना होगा हमारा, है ना। सपने में देखे थे कि 11 वर्ष का वनवास, तो उसी से है 11 वर्ष का सपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बोल रहा है यहाँ पे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित, आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के द्वारा रचित है चिंतामणि। क्या है आपका? चिंतामणि। इनमें से क्या है? तो चिंतामणि निबंध संग्रह है। चिंतामणि निबंध। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कैसे याद रखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कौन? इनसे चिंतामणि क्या है? एक निबंध संग्रह है। क्या है? एक निबंध संग्रह। तो चिंतामणि किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। कैसे याद करेंगे? राम भगवान 11 वर्ष के लिए वनवास में गए थे, उसके लिए टेंशन में आ गए थे, चिंता में चले गए थे, तो चिंतामणि याद रखेंगे। और ये क्या है? एक निबंध संग्रह है ना, और ये निबंध संग्रह है। अब ऐसे कैसे याद रखें? निबंध संग्रह है चिंतामणि का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब चिंता में गए तो बोले क्या करेंगे? बैठ के निबंध लिखेंगे, निबंध का संग्रह बनाएंगे, निबंध, है ना, कहानी कविता नहीं, निबंध। ठीक है, याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन 2 खंडों में बांटा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल खंडों को गद्य खंड और काव्य खंड बांटा है। किसमें? गद्य खंड और काव्य खंड में बांटता है। गद्य और काव्य खंड में बांटा है आधुनिक काल। आधुनिक काल अभी, जैसे प्रेमचंद हो गया आधुनिक काल के कवि, तो आधुनिक काल को गद्य खंड एवं काव्य खंड में बांटा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग याद करते हैं आपका। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम उत्कृष्ट इतिहास लेखक इनमें से कौन माने जाते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज रामचंद्र शुक्ल के बारे में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, घनानंद के बारे में पढ़ा, शुक्ल के बारे में पढ़ा, युक्ति के आधार पर भी रामचंद्र शुक्ल, तो ये सब याद कर लो सीधा आपको। तो हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम उत्कृष्ट इतिहास लेखक इनमें से कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य के, तो इतिहास के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। आध्यात्मिक संघ के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह पंक्ति शुक्ला जी ने किसके विषय में कहा? तो यह पंक्ति शुक्ला जी के द्वारा कहा गया है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल, मतलब लोग अध्यात्म के चश्मे बहुत जल्दी ओढ़ लेते हैं, सब लगता है कि आध्यात्मिक कर रहे हैं, वो सस्ते हो गए। किसमें यह पंक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? तो किस रचना के विषय में? पदावली। किसके? पदावली। और पदावली किसके द्वारा रचा गया? विद्यापति के द्वारा अवहट भाषा में रचा गया है। ठीक है, और पद्मावत किसने रचा? मलिक मोहम्मद जायसी ने, रामचरितमानस तुलसीदास ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी से स्वीकार किया? तो रामचंद्र शुक्ल है ना, रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं 1050 विक्रमी से स्वीकार किया है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? अपने समय के वे सच्चे हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे। शुक्ला का कथन किसके संदर्भ में है? तो शुक्ला जी किसके बारे में बोलते हैं कि अपने समय के वे सच्चे हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे? इसके बारे में श्रद्धा
श्रद्धा राम फुलौरी के द्वारा। किसके लिए संदर्भ बोलते हैं? श्रद्धा राम फुलौरी। ये भी राम है, तो राम जी, राम के बारे में ही बोलेंगे, रामचंद्र शुक्ल, है ना, याद रखिएगा, श्रद्धा राम फुलौरी के बारे में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को किसने कहा? मित्र बंधुओं ने, है ना, रीतिकाल, है ना। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने दिया है। किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने दिया है। बात करते हैं अगला हम लोग, अगला देखिए, बिहारी सतसई साहित्य किस रस से लबालब भरा है? बिहारी सतसई साहित्य किस रस से लबालब भरा है? तो बिहारी के सतसइये, बिहारी के दोहे, बिहारी के 25 दोहे, बिहारी को क्या, बिहारी बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा चीज़ बोल देते थे। गागर में सागर भरने वाली भी रचना कहा गया है बिहारी के बारे में। और बिहारी साहित्य किस रस से लबालब है? श्रृंगार, है ना। बिहारी कृष्ण भक्ति ज़्यादा करते थे, ठीक है। इनमें से गीता गोविंद के रचनाकार जयदेव, देखो सबसे पहले गीता गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव, ये तो याद रखना। अब क्या बोल रहा है? गीता गोविंद के रचनाकार जयदेव ने कौन सबसे अधिक प्रभावित है? जयदेव से कौन सबसे अधिक प्रभावित है? तो जयदेव से सबसे अधिक कौन है? विद्यापति। विद्यापति को जयदेव की भी उपाधि दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं, केशव कहीं न जाई का कहिए, पंक्ति किस कवि के? केशव कहीं न जाई का कहिए, तुलसीदास का, है ना, तुलसीदास का है। किसका है? कहीं न जाई कहिए, किसका है? तुलसीदास का। इसमें का तुलसीदास के दोहे, तो दोहे पकड़ा जाएगा आपको। केशव कहीं न जाई का कहिए, तुलसीदास के द्वारा है, ठीक है। इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रृंगार और वात्सल के मनोहर चित्रों पर अपार स्रोत? इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रृंगार और वात्सल के मनोहर चित्रों का अपार स्रोत है? तो कौन है आपका? सूरसागर। सूरसागर, सूरावली, ये सब सूरदास के द्वारा लिखी गई है। और श्रृंगार और वात्सल्य के, देखिए श्रृंगार, सूरदास जो है ना, सूरदास अपने सूरसागर में बचपन के, कृष्ण भगवान के बचपन के लीलाओं के बारे में वर्णन किया है, उनके प्रेम के बारे में, उनके वात्सल्य, मतलब छोटे जब थे कैसे उस सब के बारे में वर्णन किया। तो श्रृंगार और वात्सल्य के मनोहर चित्रों का अपार स्रोत है किसमें? सूरसागर में, ठीक है। इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये, यह कवि किसके लिए कहा गया? रसखान। तो मुसलमान की बात आएगा तो रसखान भी क्या थे? मुस्लिम थे, ठीक है। लेकिन रसखान के सवैये बहुत फेमस थे, रसखान के सवैये भी बहुत फेमस थे। इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये, यह कवि किसके लिए कहा गया? रसखान जी ने ये कहा है। किसके लिए? रसखान। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा पद्मावती, कबीरदास के द्वारा दोहे हैं, ठीक है, याद रखना। भूषण जी के भाई के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो भूषण जी के भाई के रूप में कौन जाने जाते हैं? आपका चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण, है ना, याद रखना। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण भूषण जी के भाई के रूप में जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अच्छा ये तो बड़ा क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए, हठ योगियों और सूफी फ़कीरों के संसर्ग में इनमें से कौन निर्गुण उपासना? निर्गुण है, कबीरदास निर्गुण की उपासना करते थे। कबीरदास क्योंकि देखो कबीरदास है ना, साधु संतों मौलवियों को हालत ख़राब करके रखा, क्योंकि वो लोग जो आडंबर रचते थे, साधु संत मौलवी इनके शुरू से दुश्मन रहे और निर्गुण को उपासक थे, सवगुण के उपासक थे। तो कौन? कबीरदास, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? अब देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 24, आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश को द्वारा। तो आधे अधूरे नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। नाटक की पात्र छोटी लड़की की उम्र 14 से 15 साल थी? नहीं, छोटी लड़की की 14 से 15 साल उम्र नहीं थी। नाटक का प्रकाशन 1969 में, ये सही है। नाटक का पहला मंचन दिल्ली में देशांतर द्वार श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में, ये भी सही है। नाटक का पहला मंचन जुलाई 1960 में नहीं हुआ, कब हुआ आपका? 1969 में हुआ है, ठीक है, जुलाई में नहीं हुआ पहला। अब बात करें, नाटक में एक ही व्यक्ति को 5 खंडों में विभाजित किया, ये भी आपका सही है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, सी और ई, बी, सी और ई, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब देखो बहुत सारे लोग को कन्फ्यूज़न होगा, तो आप कहानी एक बार शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, आधे अधूरे नाटक में निम्नलिखित में से किस पात्र एक मिनट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे?
हाँ, आधे अधूरे नाटक में निम्न में से किस पात्र का नाम उल्लिखित है? शिवाजित है, वर्णा है, अपर्णा है या सरोज है? तो देखो वर्णा है, मनोज है, ठीक है, वर्णा और मनोज है और शिवजीत भी यहाँ पे रहता है। ए सी और डी, अच्छा सॉरी वर्णा नहीं है, वर्णा आपका नहीं है, ठीक है, वर्णा आपका नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सॉरी ऑप्शन डी होगा जी। ए शिवजीत है, बी है और मनोज भी है, सरोज नहीं है, यहाँ पे सरोज नहीं है, ठीक है, याद रखना। ए बी और सी के बारे में चर्चा किया गया आधा अधूरे नाटक में, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसका और डी हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक में कौन सा पुरुष सावित्री को कुकू कहकर बुलाता है? देखो ऐसे पुरुष बहुत है, पुरुष 1 है, पुरुष 3 है, तो पुरुष 3 को क्या बोला गया? जगमोहन बोला गया। क्या बोला गया? जगमोहन, है ना, याद रखना। तो इसमें आधे अधूरे नाटक में पुरुष सावित्री, देखो सावित्री का पति कौन था? महेंद्र नाथ था। कौन था? महेंद्र नाथ, जिसको पुरुष 1 बोला गया। तीसरा नंबर पे जगमोहन है, तो जगमोहन जो है ना सावित्री को कुकू बोलकर पुकारता था, ठीक है, याद रखना है। आधे अधूरे नाटक के पात्र अशोक को शोकी कहकर कौन बोला? अशोक को क्या बोला था? शोकी। तो शोकी कौन कर बुलाता था आपका? ये छोटी लड़की का क्या नाम था? किन्नी। किन्नी जो थी ना अशोक को शोकी कहकर पुकारती थी। किन्नी सावित्री की छोटी बेटी थी और बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी थी, याद रखना, सावित्री की बड़ी बेटी थी, ठीक है। बड़ी लड़की का नाम था बिन्नी, छोटी लड़की का नाम था किन्नी, और किन्नी जो अशोक को शोकी कहकर पुकारते थे, ठीक है। घबराहट संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत? घबराहट मतलब भाव है, घबराना, हड़बड़ाना, ये सब क्या भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक तो वाले जैसे समूह, जातिवाचक तो किसी खास व्यक्ति वस्तु के बारे में बोल। द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल, 4 किलो 5 किलो इस सब तो है नहीं, तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वह, वे, उनका इत्यादि। वह, वे किसी अन्य के बारे में, वह आया, वह गया, वे आए, उसका, इसका, ये सब अन्य पुरुष के बारे में पता। जैसे पहले उत्तम पुरुष मैं, हम, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम लोग, मध्यम। अदर के बारे में बोला गया तो अन्य पुरुष, ठीक है, ये याद रखना। ध्रुव स्वामिनी पाठ में किसने कहा है कि पुरुषों स्त्रियों को अपने पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया? ये खुद ध्रुव स्वामिनी ने बोला है, जो कि रामगुप्त की पत्नी थी, और रामगुप्त बहुत बड़ा क्या था? निर्लज व्यक्ति था, जो खुद हार जाने के कारण अपने ध्रुव स्वामिनी पत्नी को बाजी पे लगा दिया था, ठीक है। तो उसी क्रम में ध्रुव स्वामिनी ने कहा है कि स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना ले। कौन कहा? ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। नारी जागरण का महाकाव्य नाटक किसे? तो यही नागरी जागरण, सो नागरी जागरण का महाकाव्य नाटक भी ध्रुव स्वामिनी को कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के स्त्री गौण पात्र हैं खड़गदारनी। स्त्री पात्र ध्रुव स्वामिनी के रामगुप्त का गुप्तचर, ध्रुव स्वामिनी के रामगुप्त का गुप्तचर भी है क्या? आपके खड़गधारनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? ध्रुव स्वामिनी नाटक के संबंध में सत्य। ध्रुव स्वामिनी नाटक के संबंध में सत्य क्या? देखो बहुत सारा, इसमें कुछ सत्य तीनों गलत होगा, बाकी आपका सत्य होगा, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या दिया हुआ है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के कुल 3 दृश्य, ये गलत है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन 1933 में, ये भी गलत है। अब क्या नाटक के संबंध में सत्य कौन कौन है? अच्छा ऑप्शन देखना होगा, ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग, अच्छा इसमें कौन कौन है ये बताना है आपको। तो देखो कौन कौन सत्य हम टिक भी मार चुके हैं यहाँ पे। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल 3 दृश्य हैं, ये सही है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन 1933 में हुआ, ये भी सही है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में 6 दृश्य तो है नहीं, केवल दृश्य 3 दृश्य हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में 5 अंक है, ये भी है नहीं। ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया, हाँ ये सही है। कौन कौन? ए, बी और ई, ए, बी और ई। तो ए, बी और ई किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखना है। भारत दूरदर्शन नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। भारत दूरदर्शन नाटक के किस अंक में डिसलॉयल्टी मतलब देशद्रोह, डिसलॉयल्टी यहाँ पे पुलिसिया व्यवस्था को बोला गया, ठीक है। डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है किसमें? 5वां अंक में। डिसलॉयल्टी 5वां अंक में आ जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। डिसलॉयल्टी 5वें अंक में, बहुत सारे इसमें टोटल 6 अंक है। भारत दूरदर्शन नाटक में आपको याद रखना कितना? 6 अंक में। 6 अंक में अलग अलग कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। पहले आता है साधु, आता है लावनी गाता हुआ, आता है पहले अंक में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है। अब देखो आगे, यह देखो भारत मरता है
जल्दी इसे घर उठा ले चलो। भारत दुर्दशा नाटक में संवाद का पात्र है। ये संवाद बात होता है, आपस में बात कर, दो कैरेक्टर बात कर रहे हैं। यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। कौन? निर्लज्जता। कौन? आपका निर्लज्जता। ये संवाद किसका पात्र? निर्लज्जता बोलता है भारत मर रहा है, अब निर्लज्जता मतलब निर्लज्ज होकर के इसको ले चलो। भारत दुर्दशा जो खलनायक की भूमिका में है, ठीक है। भारत जो खुद मर रहा है वो नायक की भूमिका में है, ठीक है। अब आगे यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर ले चलो, यही क्वेश्चन है निर्लज्जता। भारत दुर्दशा, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा नाटक के चौथे अंक में आए पात्रों के पहले से बाद में क्रम लगाइए। चौथे अंक में पहले कौन आता है और बाद में कौन आता है? तो याद है कि पहले लोग आता है, जैसे मदिरा, चारों आता है। चौथे में कौन आता है? रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, जो कि पूरे भारत को बर्बाद कर देता है, यहाँ युवाओं को, ठीक है, जिसके कारण भारत क्या होता है? अंग्रेज़ों के अंडर हो जाता है। तो कौन कौन आता है? सबसे पहले आपका रोग आता है। कौन आता है? आपका रोग। फिर रोग हुआ तो क्या? आलस आएगा। फिर उसके बाद आपका मदिरा, फिर अंधकार। देखो पहले रोग है ना, रोग किस लाया कि लोग आलसी हो गए, है ना। अब फिर लोग मदिरा पीने लगे, है ना, और भारत अंधकार में डूब गया। तो कौन आएगा? ACBD, ठीक है। देखिए इस तरह भी क्वेश्चन आएगा आपको, तो बहुत तरह कहानी, इसको अच्छा से पढ़ना तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में सत्य कथन है। कौन सत्य कथन है आपको? तो नाटक के आरंभ में एक योगी आता, वहाँ योगी, देखो नाटक के आरंभ में ये बता देते शॉर्ट में, योगी आता है लावनी गाते हुए, ठीक है, लावनी गाते हुए आता है। अब बात करते हैं, यह नाटक भारतेंदु की राष्ट्रीय चेतना का प्रतिबिंब है, ये भी सही है। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1881 में नहीं हुआ, कब? वो 1875 ईस्वी में, ये ध्यान देना। तीसरे अंक का स्थान मैदान है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अच्छा नहीं, ये तीसरे अंक का स्थान मैदान में होता है, सही है, ये बिल्कुल सही है। तो कौन होगा? A, B और D, A, B और D सही है ना। भारत दुर्दशा में नाटक में 7 अंक है, नहीं 6 अंक है, यहाँ ध्यान देना है। तो A, B, D आपका सही, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब गोदान में हीरा की पत्नी का क्या नाम था? हीरा की पत्नी का नाम पुन्नी था, याद रखना। हीरा की पत्नी का नाम क्या था? पुन्नी था। हीरा की पत्नी जो हीरा कौन था? होरी का भाई था, ठीक है। हीरा कौन था आपका? होरी का भाई था, जो होरी गाय खरीद के लाया था 80 रुपये में, परछाई का उसको जहर दे करके मार देता है, ठीक है। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, इनमें से क्रिया का कौन सा विधि? शिक्षक विद्यार्थी को क्या? हिंदी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। ये द्विकर्मक है, 2 कर्म यहाँ मिला है, ठीक है। कौन है आपका कारक? द्विकर्मक क्रिया है। चलिए व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कमीला से कभी मलिन नहीं होती। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका लेखक बोलता है? कौन लेखक? स्वयं बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। गोदान उपन्यास के किस पात्र की बम्बई में दूध की दुकान थी? बम्बई में दूध के झुनिया के पति। इसके झुनिया के पति मतलब भोला, इसका झुनिया के पति, झुनिया इसमें कैरेक्टर है, ठीक है। और झुनिया कौन है आपका? गोबर की पत्नी है। किसकी है? गोबर की पत्नी झुनिया है, जो कि गोबर की पत्नी झुनिया है, उसका बम्बई में दूध की दुकान थी। झुनिया के पति, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, डाउट है आपको, मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। गोदान उपन्यास के पात्र भोला ने सोने का हंसिया किसे दिया? भोला जो था ना, भोला से ही कौन गाय खरीद के लाया था आपका? भोला से आपका गाय खरीद के लाया था ये गोबर। तो सोने की हंसिया किसने कहा? भोला ने सोने की हंसिया किसे कहा? गृहस्थी को। किसे कहा? गृहस्थी को सोने की हंसिया कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट काटना का सही अर्थ है। पेट काटना का सही अर्थ है मतलब पेट काट कर, बचत करने के लिए खाने पीने में खर्च कम खर्च। हाँ ये सही है। जैसे हमारे गार्जियन खुद का पेट काट करके बच्चों को सुख सुविधा देते, तो वही बचत करने के लिए खाने पीने में कम खर्च करना। क्षुद्र नदी चली भरी उतरई, जस थोड़े थन खल बैराई। यह कथन किसका? जोतकी काकी का, है ना। किसका कथन है? जोतकी काकी का ये कथन है, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं अगला, मेरीगंज गांव के लोग किस तरह बनाना चाहते थे? किस तरह? चनम पट्टी द्वारा। चनम पट्टी गाँव था, बहुत विकसित था, उसके तरह मेरीगंज के लोग गाँव को बनाना चाहते थे आपको, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको।
चलिए ये क्वेश्चन है, मेरीगंज गांव में कितने बरन के लोग रहते थे? तो मेरीगंज गांव में 12 बरन के लोग रहते थे, है ना। 12 मतलब 1 दर्जन बरन लोग रहते थे, याद रखना है, ठीक है। माँ के मरने के बाद बालदेव किसकी भैंस चराता था? माँ के मरने के बाद बालदेव किसका? अजोधी भगत का भैंस चराता था। किसका? अजोधी भगत का भैंस चराता था, है ना, याद रखना है आपको। राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन है? तो राग दरबारी उपन्यास में मास्टर मोतीराम और बापू रामाधीन, है ना, याद रखना है। राग दरबारी के हैं, किसका है? राग दरबारी के मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन है, यही 2 कैरेक्टर हैं। यूनिवर्सिटी की हालत अब अस्तबल जैसे, बड़े प्रोफेसर भज भाड़े के टट्टू हैं, ये किसका कथन है? प्रेमचंद बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी की हालत अब अस्तबल जैसी है, बड़े प्रोफेसर महज, अच्छा ये नहीं होगा, ये होगा, सॉरी, प्रेमचंद द्वारा श्रीलाल शुक्ल, ये नहीं होगा, श्रीलाल शुक्ल बोलते हैं। किसके द्वारा? श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। श्रीलाल शुक्ल के द्वारा राग दरबारी लिखा गया है और वो उसमें है, ठीक है। सन 1969 में श्रीलाल शुक्ल के किस कृति पर साहित्य अकादमी पर, देखो श्रीलाल शुक्ला के द्वारा राग दरबारी को 1968 में प्रकाशन किया गया, जिसको 69 में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन? राग दरबारी। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा मतलब 4 राह जहाँ से निकलते, तो पहले जिससे संख्या का बोध हो, संख्या का, तो उसे द्विगु समास बोलते हैं। क्या होता है? द्विगु समास बोलते हैं। श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ है? श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको राग दरबारी के लिए नहीं, विश्रामपुर का संत, किसके लिए? विश्रामपुर का संत के लिए मिला है, ठीक है। किसके लिए मिला? विश्रामपुर का संत के लिए, ठीक है। दीवान चंद की मौत की खबर लेखक को कैसे प्राप्त हुई? दीवान चंद जो थे करोल बाग के बहुत बड़े व्यापारी थे, ठीक है। उसकी मौत का खबर अखबार में पता चला था, लेखक ने पढ़ा था, ठीक है। वापसी कहानी के आधार पर बताइए कि गजोधर बाबू रेलवे रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी कहाँ करने चले गए? तो उनके जो दोस्त थे सेठ राम जी मल के चीनी मिल में, है ना, दोस्त थे उनके राम जी के मल के चीनी मिल में चले गए थे, ठीक है। यशपाल द्वारा रचित अभिशप्त यशपाल के द्वारा रचा गया, जिसमें बच्चे की कहानी है। एक 3 साल का बच्चा रहता है, एक 5 साल का, एक नवजात रहता है, ठीक है। जो 5 साल का बच्चा अपने नवजात को मार देता है कि उसका हिस्सा खा जाए। तो यशपाल द्वारा रचित अभिशप्त कहानी पार्क का कहानी क्या नाम था? अमीनुद्दौला पार्क। कौन था? अमीनुद्दौला पार्क था। यशपाल दिल्ली से कितने रुपए की नौकरी छोड़कर कुल्लू में रहने आए थे? 500 रुपये की नौकरी छोड़कर कुल्लू में रहने आए थे। और रंजीत से कहाँ मिले थे? रायसेन के बस स्टैंड पर। मिसपाल कहानी में मिसपाल के मन की कुंठा क्या है? कि कुंठा क्या है? देखो, जब वो नौकरी करते थे तो उसके सहकर्मी उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, जो बुखरिया हो गया, जवाहर सिंह हो गया, ये सब मजाक उड़ाते थे, ठीक है। नीलम देश की राजकन्या किस द्वीप की कहानी है? नीलम देश की राजकन्या नीलम द्वीप की कहानी किसके है? नीलम द्वीप। इसे देखो 3 गो द्वीप था ना, पुखराज हो गया, नीलम हो गया, फिर आपका इस तरह नीलम देश की राजकन्या आपका इसके अकॉर्डिंग आपका नीलम द्वीप का कहानी, ठीक है, जिसमें अपने राजकुमार का इंतजार करते उसका राजकुमार आएगा, उससे लेके जाएगा। चलिए, जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी में शराबी ठाकुर का मन कैसे बदला था? कहानी सुनाकर। मतलब शराबी जो है ठाकुर का मन को बहलाता था, कहानियाँ सुनाकर बदलाता था। परिंदे कहानी के अनुसार, परिंदे कहानी किसके द्वारा? जैनेंद्र के द्वारा। परिंदे कहानी के अनुसार मेजर नेगी से लतिका का पहला परिचय, मेजर नेगी से का पहला परिचय किसने करवाया था? डॉक्टर मुखर्जी ने करवाया था। मेजर नेगी से लतिका का पहला परिचय कौन करवाया था? डॉक्टर मुखर्जी ने करा था। कहाँ पे कराया था? क्लब में। कहाँ पे कराया था? क्लब में करा था, ये भी ध्यान देना आपको। कहानी ठाकुर का कुआं समाज की किस समस्या को दर्शाता है? तो जाति पाति की संख्या। देखते हो, कहानी ठाकुर का कुआं किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद के द्वारा लिखा है, जिसमें गंगी एक दलित जाति की रहती है, जोखू के लिए पानी लेने जाती है, जो बहुत बीमार रहता है, तो ठाकुर का कुआं और साहू का कुआं में उसको मना कर दिया जाता है। बेचारा जोखू इंतजार करते करते वो सड़ा हुआ पानी, बदबूदार पानी पी लेता है, ठीक है। इस कहानी को पढ़िएगा डिटेल में, तब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेचारे गड़ेड़िए की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया, यह वाक्य गंगी ने किसके लिए प्रयोग किया? ठाकुर के लिए। उन्होंने बोला कि बेचारा गड़ेड़िए का भेड़ चुरा ली और मार के बाद में खा गया। कौन? ठाकुर, ठीक है।
अभिशप्त कहानी के आधार पर बताइए शुक्ला जी के कितने बच्चे थे। शुक्ला जी के 2 बच्चे थे, है ना। शुक्ला जी के 2 बच्चे थे, एक का नाम था सविता और दूसरे का नाम था लल्लू, है ना। डिंगल और मेड़वाड़ी में, गाड़ी लेके जाइए। डिंगल और मारवाड़ी में उतना ही अंतर है जितना निम्नलिखित में से किस में है। डिंगल और मारवाड़ी, चारण शैली जो है आपका डिंगल भाषा में लिखा गया है और मारवाड़ी में उतना ही अंतर है जितना कि साहित्यिक हिंदी और बोलचाल की भाषा में। साहित्यिक हिंदी और बोलचाल की भाषा में जितना अंतर है उतना डिंगल और मारवाड़ी में भी डिफरेंस है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया। कौन है? राउल वेला। कौन है? राउल वेला। 18वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है ना। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग? तो 19वीं शताब्दी में हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ, इसीलिए 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंडियाली का संबंध किससे है? मंडियाली का संबंध किससे है? आपका पहाड़ी से है। तो देखो सुरसैनी अपभ्रंश में पहाड़ी आता है, गुजराती आता है, राजस्थानी आता है और पश्चिमी से आता है सुरसैनी अपभ्रंश में, ठीक है। ये भी आपको पढ़ना है। तो मंडियाली का संबंध किससे? पहाड़ी से। मम्मट ने कितने काव्य परियोजन को माना? मम्मट ने कितने काव्य परियोजन माना? 6 काव्य परियोजन माना है। कितने? 6 काव्य परियोजन को माना है। भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं? उसमें भी 6 अंक है, ठीक है। रस के कितने अव्यय माने गए? रस के 4 अव्यय माने गए हैं। रस के 4 अव्यय माने गए हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है जो इसमें। संचारी भाव 33 है, ये सही है आपका। सात्विक भाव 8 है, अस्थाई भाव 8 है। आपका 71 का डी अनुभाव 6 है, ये गलत है। अनुभाव 6 नहीं है। संचारी भाव 33, सात्विक भाव 8 है, अस्थाई, सात्विक और अस्थाई 8 है, संचारी भाव 33 है, लेकिन अनुभाव 6 नहीं है, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा यह किस अलंकार का उचित है? मनुज मनुज मुनस्कार, मधुर मधुर, देखो बहुत सारे अलंकार पास पास हो, जैसे मधुर मधुर है ना। अनुप्रास अलंकार, क्या है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। सिंगार रस को और किस अन्य नाम से जाना है? तो रसराज। सिंगार रस, वाह, रस आ गई है, मतलब पढ़ने में रस झलकता है, तो सिंगार रस को रसराज के नाम से भी जाना जाता है। कवि की प्रतिभा को एक काव्य सृजन का मूल हेतु माना है। किसने माना? भामा ने कवि की प्रतिमा, कवि कितना प्रतिमा माना, उसके काव्य सृजन का ही मूल हेतु माना है। मतलब काव्य सृजन से ही उसके पता चलता है कवि में कितना प्रतिभा, ये किसने माना है? भामा के द्वारा, ठीक है। नीचे दिए गए छंदों में कौन सा छंद वार्णिक छंद है? नीचे दिए छंदों में सेवैया जो है आपका वार्णिक छंद है, और ज़्यादातर सेवैया रस खान के द्वारा लिखे जाते थे, याद कबीर के दोहे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो नीचे दिए गए छंदों में से कौन सा छंद वार्णिक छंद है? सेवैया वार्णिक छंद है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर अलग कीजिए। तत्सम जो संस्कृत का, सलाई नहीं है, संस्कृत का नहीं, आम बोलचाल, बाग भी तद्भव या आम बोलचाल की भाषा बिगड़ी हुई है, लोमड़ी वे। सैया जो देखो संस्कृत भाषा है, इससे तत्सम होते हैं। डिवाइन थ्योरी दिव्योत्पत्ति के प्रवर्तक कौन है? प्राचीन धर्म ग्रंथ। प्रवर्तक कौन है? प्राचीन धर्म ग्रंथ, याद रखना है। कार्यलीन पत्र का बनाया गया मसौदा क्या कहता है? मसौदा मतलब प्रारूप, मसौदा समिति मतलब प्रारूप, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा कहलाता है प्रारूप। कार्यालीन पत्र का बनाया गया मसौदा क्या कहलाता है? प्रारूपण कहलाता है, ये ध्यान देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्र शर्मा गुलेरी को पुराने हिंदी का प्रथम कवि, चंद्र शर्मा को पुराने हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये किसने माना? राजा मंजू ने। किसने माना? राजा मंजू ने माना है। राजा मंजू ने चंद्र शर्मा गुलेरी को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में खेर की अध्यक्षता में हुआ था।
पहली बार प्रथम गठन 344 के अनुसार कब हुआ था? 1955 में बीजी खेर, फिर सेकंड में पंत के द्वारा। ठीक है, यह ध्यान देना आपको। निम्नलिखित में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों का अनुपयुक्त विभाजन है कौन? घ वर्ग क्षेत्र से। कौन क्षेत्र से? घ वर्ग के क्षेत्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी ही एकमात्र हमारी राष्ट्रभाषा है? कौन, किसके द्वारा माना जाता था? महात्मा गांधी मानते थे। किसके द्वारा? महात्मा गांधी मानते थे कि हिंदी ही एकमात्र हमारी राष्ट्रभाषा है। इनमें से कौन सुमेलित है? आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज दयानंद सत्यसाई, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज ऐसी वैसे ना। प्रार्थना समाज क्या होगा? प्रार्थना समाज होगा आपका दूसरा कोई, रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद। ठीक है, प्रार्थना समाज का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे ध्यान में भी आ नहीं रहा। अरे प्रार्थना समाज बहुत इजी है आपका, ये कौन डमरू या किस तरह करके कुछ है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, अब बात करते हैं निर्व्यक्तिवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? निर्व्यक्तिवाद, तो निर्भीक कैसे आता है? एक सिद्धांत कहते हैं टी.एस. इलियट। तो आप जब इडली खाते हो तो निर्भीक हो गए, निर्भीक, तो निर्व्यक्तिवाद मतलब इडली, निर्भीक होकर इडली खाते हो, टी.एस. इलियट से, ऐसे याद कर लो। संप्रेषण एवं मूल्यों का सिद्धांत किसका है? संप्रेषण एवं मूल्य का सिद्धांत हमेशा मूल्यों की बात करेगा। कौन? मूल्य। रईस लोग जो होता है ना, रिच लोग, मूल्यों की बात करते हैं। रिच से आइए रिचर्ड, रिच से आइए रिचर्ड, मूल्य का बात करेंगे, सिद्धांत का बात करेंगे। ठीक है, द रिपब्लिक नामक पुस्तक ये तो प्लेटो के द्वारा है, प्लेटो के द्वारा। ठीक है, याद रखना। स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत किसने दिया गया? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, वर्थ मतलब बच्चा का जन्म, तो हम लोग स्वच्छ, बच्चे का जन्म स्वस्थ तरीके से होना चाहिए। ठीक है, वर्ड्सवर्थ हम लोग ऐसे याद किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, एसेज इन क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म हमेशा कौन करता है? अर्नोल्ड के द्वारा। क्रिटिसिज्म अर्नोल्ड के द्वारा किया गया है। एसेज इन क्रिटिसिज्म अर्नोल्ड के द्वारा रचना। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्ता की रचना नहीं है। किसान मैथिली शरण की है, पोसो की कथा रचनी शरण की है, मैथिली शरण गुप्ता की है, विकास पाटिल मैथिली शरण गुप्ता की, भारत भारती मैथिली शरण गुप्ता की रचना, भारत भारती, ये आपका मैथिली शरण गुप्ता की रचना भारत भारती, ये तो है। ये ऑप्शन कन्फ्यूज़न है हमको थोड़ा। ठीक है, इसको कन्फ्यूज़न रहने देते हैं। चलिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बच्चों की कौन सी पत्रिका के संपादक थे? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बच्चों की पराग, है ना, बच्चा पराग फूल के जैसा होता है, तो बच्चों की पत्रिका कौन थी? पराग के संपादक थे। धूमिल का वास्तविक नाम था जो सुदामा पांडे, याद रखा, धूमिल सुदामा पांडे। ठीक है, रेखा चित्र विद्या के क्षेत्र में इनमें से किसे प्रसिद्ध प्राप्त है? तो याद रखना, महादेवी वर्मा जी को प्रसिद्धि प्राप्त है। किस? रेखा चित्र विद्या ना, जीवन रेखा चित्र विद्या के क्षेत्र में। इनमें से किस कवि को राजभाषा का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर को 1951 में राजभाषा का सदस्य। दो लोगों को, एक रामधारी सिंह दिनकर जी को हो और एक को आप लोग और कमेंट बॉक्स में बताना है किनको। ठीक है, चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा निम्नलिखित में इसका त्यागपत्र है नहीं है, नारी भी नहीं है, संगम नहीं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का वेस्ट बंगाल महिषपाल में हुआ था। इनका जीवन बड़े अभाव में बीता था निराला जी का। ठीक है, तो 94 का अलका, इनकी उपन्यास, अलका एक इनकी लिखित उपन्यास है। ठीक है, जो फेमस है वो पूछता है, इनकी लिखित उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? तो भारतेंदु के अनुदित रचना कौन नहीं है? सती प्रताप नहीं है, सती प्रताप नहीं है। बाकी सब हरिश्चंद्र की, विद्या सुंदर भी भारतेंदु की है, पाखंड विडम्बन भी है, सत हरिश्चंद्र भी है, लेकिन सती प्रताप ये इनकी अनुदित रचना नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है ना, वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किसका? जयशंकर प्रसाद। जैसे कथा, बहुत अच्छे कथाकार हुए प्रेमचंद जी, उसी तरह जयशंकर प्रसाद का स्थान नाटक के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? आपका नाटक के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, इनमें से कौन सी रचना उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती सम्मान से है? तो कौन है? अज्ञे। ठीक है, याद रखना, बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूलोचन,
छोड़ू अभी से इस जग को, ये किसकी पंक्तियां हैं? सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां। किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं, ये ध्यान देना आपको। अगला को इनमें से कौन से कवि अपनी धुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे? तो नागार्जुन घुमक्कड़ी प्रवृत्ति, तो घूमते घूमते रहता था, नाग इधर उधर घूमते रहता, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के रूप गुण आदि को व्यक्त करने वाले विशेषण को कहते हैं? गुणवाचक। किसी व्यक्ति गुण को गुणवाचक बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका समाप्त हुआ पूरा 100 क्वेश्चन का सीरीज। अब आप लोगों का काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।